Okay. So basically, last class I taught you people about the king. So we started with the biological classification, ठीक है ना? तो biological classification start करा था हमने. तो हमने उसमें किंगडम मोनेरा को कल कवर किया था. तो जिस तरीके से किंगडम मोनेरा कवर किया है, सेम वे टुडे विल कवर किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम फंगाई. ओके. Then, so moving on. लेट्स नो अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा. तो मोनेरा को जैसे हमने कवर किया था, आई मीन उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सेम वे हम लोग अभी प्रोटेस्टा और फंगाई को भी कवर करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेस्टा. ओके. सो हमने मोनेरा में क्या पढ़ा था कि मोनेरा सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थे, बट वो सारे प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है. बट जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा होता है, उसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलर तो होते हैं, बट वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है. मीन्स दैट दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होंगे उसके न्यूक्लियस में, ठीक है. नाउ दे वेयर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज आई टोल्ड यू बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स. ओके. नाउ प्रोटिस्ट कैन बी यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है. उनके अंदर क्या होती है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है. बट उनका जो न्यूक्लियस होता है वो या तो यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है, यानी कि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकती है, या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, या ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, या बाई न्यूक्लिएटेड होगा, या मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके. नाउ moving on to their locomotion. So now their locomotion takes place by flagella और cilia, ठीक है. उनके अंदर जो locomotion होती है वो या तो flagella से होती है या तो वो cilia से होती है, ठीक है. अगर फ्लैजुला सीलिया से नहीं होगी तो फिर किस चीज से कर सकते हैं वो लोग? स्यूडोपोडिया से कर सकते हैं. अमीबा याद है? अमीबा में ऐसे देखते हो उनका स्यूडोपोडिया होता है जिसको हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है. उससे भी हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, या म्यूसिलेज एक्सट्रूजन से करते हैं. तो ये सारे वेरियस वेज होते हैं जिसके थ्रू प्रोटिस्ट जो होते हैं वो अपना लोकोमोशन करते हैं. अब इनका न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो इनके अंदर बहुत टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है. या तो होलोफाइटिक होगा, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेटिक होगा, विच मीन्स कि लाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. या फिर इंजेस्टिव होगा, यानी कि होलोजोइक, दैट मीन्स कि दूसरे एनिमल्स पे फीड करेंगे, ठीक है. या फिर एब्जॉर्प्टिव होगा, यानी कि पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक, ठीक है. इंजेस्टिव हो गया यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होंगे. अगर एब्जॉर्प्टिव हुए तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या तो लेंगे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है. तो प्रोटिस्टा में क्या देखा हम लोग कि बहुत वेरिएशंस होती है, या तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, या हेट्रोट्रॉपिक होंगे, या पैरासाइटिक होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे. तो ये बहुत वेरिएशन है इसमें न्यूट्रिशन के बेसिस पे. ना मूविंग ऑन टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उनके अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि उसके अंदर बाइनरी फीजन होगा, या तो बडिंग होगी, या प्लाज्मोटॉमी होगी, स्पोरुलेशन होगा, या सिस्ट फॉर्मेशन. यानी कि बाइनरी फिजन जो कल मैंने बताया था कि सेल डिवाइड हो जाता है, फिर उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होके ये दोनों ब्रेक कर गया, दो अलग इंडिविजुअल बना दिया, ठीक है. या फिर बडिंग होगी, यानी कि मान लो ये एक मेन होस्ट बॉडी है, इसके ऊपर ऐसा बड जैसा फॉर्मेशन हुआ, फिर ये बड डिटैच होके अलग हो गया. तो या तो बडिंग होगी, या फिर उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोटॉमी होगी, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा सेल्स के थ्रू होगी, ठीक है. स्पोरुलेशन होगा, यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर सिस्ट के फॉर्मेशन से हो सकता है. तो ये वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. मूविंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? मियोसिस से होगी और कैरियोगोमी से होगी. मियोसिस क्या हो गया? हमारा ब्रेकडाउन होता है सेल्स का, ठीक है. मियोसिस इज जाइगोटिक इन सम फॉर्म्स एंड गैमेटिक इन अदर्स. देखो, या तो जाइगोटिक होगा मियोसिस, या गैमेटिक होगा, यानी कि डिप्लॉइड भी हो सकता है कुछ केसेस में, या कुछ केसेस में हेप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है. तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा. बट व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि प्रोटिस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोटिक भी होता है और गैमेटिक भी होता है, दोनों टाइप से होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द डोमेन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा.
ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली आपके ये 5 ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दोज आर योर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये जो 5 ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, नाउ इनको अब हम लोग वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्राइसोफाइट्स। ओके, नाउ अगर क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है? डाई एटम्स आता है और गोल्डन एल्गी आता है, जिसका कि अदर नेम डेस्मिड्स है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन तुमको सिर्फ डेस्मिड्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए हमारे? क्राइसोफाइट्स के अंदर आया हमारा डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको कि हम लोग डेस्मिड्स भी बोलते हैं। नाउ ये कहाँ मिलेंगे हमें? तो ये हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, देखो मेनली तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है, लेकिन मरीन वाटर में भी मिलता है। ठीक है, now they are microscopic and float passively in water currents, प्लैंकटन बोलते हैं इनको। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, जो हमारे डाई एटम्स और गोल्डन एल्गीज है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि यू कांट सी देम विथ योर नेकेड आईज। ओके, इनको हम लोग अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये पैसिवली वाटर करेंट्स के साथ ये फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो जो सेल वॉल होता है वो डायटम्स का, वो सिलिका का बना होता है, सिलिका इम्बेडेड होता है। ठीक है, एट मेनी प्लेसेस ड्यू टू विच सेल वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। देखो एक चीज बताती हूँ मैं तुम्हें, जो डाई एटम्स होता है उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सिलिका इम्बेडेड होती है। ठीक है, उनके अंदर जो होता है वो सिलिका इम्बेडेड होती है, ड्यू टू विच उनका जो सेल वॉल होता है वो इंडिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, नाउ द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। ओके, तो इनका जो सेल वॉल होता है ये दो ओवरलैपिंग सेल्स बनाता है, एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट कर जाता है। सोप बॉक्स को देखा है कभी? ऐसा सोप होता है और फिर इसके ऊपर से ऐसा कवर होता है। तो जो होता है ओवरलैपिंग, इनके जो सेल्स होते हैं ये भी ओवरलैपिंग होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिट करते हैं। अभी इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ मैं। डाई एटम्स जो होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है वो इतना रिजिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है सिलिका एम्बेडेड होने की वजह से, कि इनकी डेथ के बाद भी वो सेल्स डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। और वो सेल क्या करेगा कि डाई एटम्स के डेथ के बाद भी इनका जो सेल वॉल होता है वो नीचे ओशियन के लेयर पे जा करके वो एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है, वो नीचे की तरफ स्टफ पे जाके यहाँ डिपॉजिट होते जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग डाई एटमेशियस अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है और नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ना अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल भी किसके थ्रू होता है? बाइनरी फीजन के थ्रू होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भी तो गैमेटिक मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये थी क्राइसोफाइट्स के बारे में। नाउ मूविंग ऑन, रुको मैं क्राइसोफाइट्स के बारे में पिक्चर दिखाती हूँ तुम्हें, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अगर क्राइसोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है? अभी मैंने बताया आपको कि डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, या डायटमाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग कि एज एन इंसुलेशन मटेरियल यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, बॉयलर्स में। जितने भी ये रेफ्रिजरेटर, बॉयलर्स या फर्नेसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में अगर इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है तो डायटमेशियस अर्थ को यूज करते हैं। ठीक है,
डाइएटामाइड को हम लोग एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं टूथपेस्ट और मेटल पॉलिशेस वगैरह में, ठीक है। नाउ डायटमस जो होता है वो पोरस होता है और केमिकली इनर्ट होता है, इसलिए उसको एज अ फिल्टरेशन मटेरियल भी यूज करते हैं हम लोग। शुगर, जो शुगर रिफाइनरीज होती है ना, शुगर इंडस्ट्री होती है, उसमें शुगर की जो इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर आउट करने के लिए डायटमाइड का यूज करते हैं। या अल्कोहल फॉर्मेशन करने के टाइम पे भी अल्कोहल को फिल्टर करने के लिए डायटमाइड को यूज करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में भी डायटमाइड को यूज करते हैं, ठीक है। Now, diatoms are important producer in the form of phytoplanktons and they are major source of food to aquatic animals, ठीक है। डायटम्स क्या करता है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेजर फूड सोर्स होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। मेनली एक्वेटिक एनिमल्स इन्हीं फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे फीड करते हैं। अब अगर देखोगे तो ये देखो, ये तुम्हारा डाई एटम है, ये सिलेंड्रिकल शेप का और ये डिस्कॉइड है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा है गोल्डन alga का पिक्चर, ठीक है। ये है तुम्हारा गोल्डन algae। देखो इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसमें अगर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेल्व्स है, हाइपोवेल्व है। ये देख रहे हो इसके दो शेल दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें भी ऐसे ही देखो, ये दो शेल है जो एक दूसरे के ऊपर कवर किए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर ढेर सारे ग्रिडल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डाई एटम्स एंड द अदर वन यू कैन सी इज द गोल्डन algae पिक्चर, ओके। मूविंग ऑन टू डाइनोफ्लैगेलेट्स। ओके, मूविंग ऑन टू डाइनोफ्लैगेलेट्स। तो जो जो डाइनोफ्लैगेलेट्स होते हैं हमारे, वो मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि मेनली ये मरीन वाटर में मिलेंगे हमें, यानी ओशन सी वगैरह में मिलेंगे। और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट मीन्स कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। नाउ डाइनोफ्लैगेलेट्स आर येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर, ठीक है। इनकी कलर क्या होगी, या तो येलो ब्राउन होगी या गोल्डन ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। नाउ दीज कलर ऑफ डाइनोफ्लैगेलेट्स इज ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। ये कलर्स डाइनोफ्लैगेलेट्स का क्यों होता है, मतलब डाइनोफ्लैगेलेट्स हमें येलो ब्राउन कलर के या गोल्डन ब्राउन कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो होती है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट मिलेंगे हमें, तो इनके अंदर हमें मिलता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल्स मिलता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा डाइनोफ्लैगेलेट्स है वो येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है। नाउ डाइनोफ्लैगेलेट्स, अगर नाम से जाओगे तो नाम से क्या समझ आ रहा है, डाइनो एंड फ्लैगेलेट्स। डाई मीन्स टू, फ्लैगेलेट्स मीन्स फ्लैजिला। तो दैट मीन्स डाइनोफ्लैगेलेट्स हैव टू फ्लैजिला। डाइनोफ्लैगेलेट्स के पास क्या होता है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। मतलब देखो, ये एक डाइनोफ्लैगेलेट्स का एग्जांपल समझ लो, तो एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा और दूसरा ऐसा ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा, ठीक है। Now, dinoflagellates show peculiar spinning movement, therefore they are called as whirling whips, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना, whirling whips, ठीक है। whirling whips किसको बोलते हैं, तो डाइनोफ्लैगेलेट्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स को whirling whips, क्योंकि उसके अंदर एक पेक्युलर स्पाइनिंग मूवमेंट होती है, एक टाइप का स्पाइनिंग मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग डाइनोफ्लैगेलेट्स को whirling whips बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नाउ उनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होगा, तो दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। वो क्या करते हैं कि अपना खाना जो स्टोर करेंगे वो ऑयल और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ओके। नाउ रिप्रोडक्शन कैसी होती है उनके अंदर, तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो बाय बाइनरी फिजन होगी। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, जो कि बहुत रेयरली होती है डाइनोफ्लैगेलेट्स में, तो कैसे होगी कि डाइनोफ्लैगेलेट्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, सो दे रिप्रोड्यूस बाय जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड मींस की एन सेल प्रेजेंट है, तो उनका क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होती है इनके अंदर, ठीक है। अभी ये देखो डाइनोफ्लैगेलेट्स का एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो, ये नॉक्टिल्यूका है, ये सर्टियम है, ये गोनियोलक्स है। देखो सबके अंदर देखो कि एक ये ट्रांसवर्स है और एक ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला प्रेजेंट है। देख रहे हो फ्लैजिला, एक फ्लैजिला ऐसा है और एक फ्लैजिला ऐसा है। एक फ्लैजिला इनका ऐसा प्रेजेंट है और एक फ्लैजिला ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इनके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। मूविंग ऑन टू यूग्लिनॉइड्स। ओके, तो यूग्लिनॉइड्स को पहले क्या बोलते थे हम लोग, वे प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स को क्या किया कि जब पहले क्लासिफिकेशन आई थी, जब ये आर एच विटकर की क्लासिफिकेशन से जो पहली वाली क्लासिफिकेशन आई थी, तो उसमें क्या किया गया था कि यूग्लिनॉइड्स को प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया था ना। क्यों रख दिया गया था इसको प्लांट किंगडम के अंदर? क्योंकि इनकी जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है उसकी वजह से, ठीक है। बट इनके अंदर सेल वॉल नहीं था प्रेजेंट, और इनके अंदर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होती थी। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको एनिमल किंगडम में रख दिया, किंगडम एनिमेलिया में रख दिया, ठीक है। तो आरएच विटकर की क्लासिफिकेशन के पहले क्या हुआ था कि एक टाइम था जब इनको प्लांट किंगडम में रखा गया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, फिर इनके अंदर सेल वॉल नहीं थी, न्यूट्रिशन भी इनका एनिमल लाइक था, तो इनको क्या किया, एनिमल किंगडम में रख दिया, ठीक है। बट करेंटली अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। अब इनको आर एच विटकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या किया हमने, प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया है, ठीक है। नाउ दे आर यूनिसेलर प्रोटिस्ट्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलते हैं, डैम सॉइल्स वगैरह में मिलते हैं, ठीक है। यानी जितनी भी गीली मिट्टी है या ये ओशियन रिवर है हमारा उसमें मिलेंगे, ओशन सॉरी गाइस, नॉट इन ओशियन, योर पॉन्ड लेक एंड रिवर इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो पेलिकल से कवर्ड होता है, ठीक है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, देखो इसके अंदर सेल वॉल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की कुछ तो आउटर कवरिंग होगी ना, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है वो पेलिकल की होती है, ठीक है। अब पेलिकल किस चीज का बना हुआ होता है, तो पेलिकल इनका लाइपोप्रोटीन का बना होता है और इलास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है। इनका पेलिकल क्या होगा कि लाइपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है और इलास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है। नाउ दे हैव अ अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है कि दीज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं कि इनको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms। देखो मेनली जो होता है यूग्लिनॉइड्स वो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कभी इनको सनलाइट नहीं मिली तो ये क्या करते हैं कि ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, और क्या करते हैं कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर प्रिडेट करते हैं, उनको अपना फूड बनाते हैं ये, ठीक है। अब अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर नोन एज मिक्सोट्रॉफिक। क्यों मिक्सोट्रॉफिक? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन है, यानी कि यूग्लिना शोज बोथ होलोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोफाइटिक मींस कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, एंड होलोजोइक मींस कि इंजेशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रिडेट करते हैं ये, ठीक है। अब इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, इनका रिजर्व फूड मटेरियल पैरामिलम है, और पैरामिलम में भी एज अ पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इंस्टेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नाउ दे परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है। या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वो सिस्ट फिर एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब यूग्लिना को क्या कंसिडर करते हैं, यूग्लिना इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। क्यों क्यों इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल लाइक दोनों के जैसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लांट वाले फीचर्स भी होते हैं, इसके अंदर एनिमल वाले फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी है और इसके अंदर एनिमल के जैसा सेल वॉल भी प्रेजेंट एब्सेंट है, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है ये, ठीक है।
अब ये एग्जाम्पल देखो, ये यूग्लिना का एग्जाम्पल है। ये देखो पहले इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, फिर ये इसका स्टिग्मा है। देखो ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। आई टोल्ड यू ना कि इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फिर देखो इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है, जो कि इसको हेल्प करते हैं। ये देखो ये जो स्मॉल सा डॉट दिख रहा है, ये इसका फोटो रिसेप्टर है जो कि लाइट अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है इनको, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज अ लेवल डायग्राम ऑफ यूग्लेनोइड्स। अब बात करते हैं स्लाइम माउल्स के बारे में, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स डेवलप अ स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्लाइम माउल्स, ठीक है। क्योंकि ये एक स्लाइमी सा ऐसा मास बना देते हैं, ठीक है, अपने वेजिटेटिव फेज के टाइम पे, इसीलिए इनको हम लोग स्लाइम माउल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ स्लाइम माउल्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या हो गया कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नाउ द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होता है कि इनका जो बॉडी है वो मूव करेगा और जितने भी ट्विग्स हैं या लीव्स है जो सर रहे हैं उसको इनगल्फ करता है, ठीक है। उसका ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ कर देता है, ठीक है। अब जब सूटेबल कंडीशन होगी तो दे फॉर्म एन अग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो एक ये अग्रीगेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि कुछ सेवरल फीट्स तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं और एक फ्रूटनिंग बॉडीज बनाते हैं जो कि स्पोर्स बियर करता है अपने टिप्स पे, ठीक है। नाउ द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। स्पोर्स का क्या होता है, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट। देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम एग्रीगेट करेगा, यानी कि प्लाज्मोडियम सेवरल फीड्स तक एग्रीगेट करके ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा और फ्रूटनिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर क्या होगा कि स्पोर्स प्रेजेंट होगा फ्रूटनिंग बॉडीज के टिप पे, और इन स्पोर्स का क्या होगा कि ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होगा इन स्पोर्स का, ठीक है। अभी देखो, नाउ दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं ये, और सरवाइव बहुत हजार सालों तक ये सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। इवन कितना भी अगर एडवर्स कंडीशंस होगा ना तो भी ये सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। नाउ द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। देखो जो फ्रूटनिंग बॉडीज थी इनकी, उसके अंदर स्पोर्स बन रहे थे, वो स्पोर्स क्या होते हैं कि एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहां जहां डिस्पर्स होंगे वहां वहां हर एक स्पोर एक इंडिविजुअल स्लाइम माउल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो इनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और ऑयल है, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो दो टाइप के स्लाइम माउल्स होते हैं, एक हो गया हमारा ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट और दूसरा होता है सेलुलर स्लाइम माउल्ट, ठीक है। ए सेलुलर यानी कि उसके अंदर सेलुलर प्रेजेंट नहीं है, और सेलुलर यानी कि सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ स्लाइम माउल्स के अंदर दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि इसके अंदर मियोसिस भी होगी, इसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन या सिस्ट फॉर्मेशन से भी होगी। ये अगर डायग्राम देखोगे तो ये देखो, ये स्लाइम माउल का डायग्राम है जिसके अंदर देखो कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा स्लाइम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना फूड वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हेट्रोट्रॉप्स या तो प्रेडेटर्स होंगे यानी कि खुद प्रे करेंगे, या एज अ पैरासाइट रहेंगे, मतलब कि इनको होस्ट बॉडी चाहिए होगी रहने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। Now, they are believed to be the primitive relatives of animals. क्योंकि देखो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो भी प्रेडेटर्स और पैरासाइट होते हैं, इसीलिए माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रेडेटर्स हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, ठीक है, यानी कि पूर्वज है ये इनके, ठीक है। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। देखो मेनली चार टाइप के प्रोटोजोन्स होते हैं। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स,
ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, अमीबा होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इनमें। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स यानी कि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा। एंड स्पोरोजोन्स यानी कि स्पोर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आता है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, स्यूडोपोडिया। या तो एक होगा या तो एक से ज्यादा होगा, एक होगा, दो होगा या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। इनकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में या सी वाटर में मिलेगा, यानी कि मरीन सॉल्टी वाटर में, ठीक है। या फिर ये हमें गीली मिट्टी में मिलेगा, ठीक है। अब ये फूड कैप्चर कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये अपना प्रे जो कैप्चर करते हैं वो अपना अपनी जो माइकोराइजा है या इनका जो स्यूडोपोडिया उसको बाहर की तरफ रखते हैं, फॉल्स फीट को, और फिर उसी से प्रे करते हैं। ये देखो, ये इनका स्यूडोपोडिया है, देख रहे हो, ये स्यूडोपोडिया। इसको बेसिकली जैसे मान लो ये ऐसे इन्होंने अपना फॉल्स फीट रखा, यहाँ इनका प्रे है और इसको धीरे धीरे ये इनगल्फ कर जाता है, ठीक है ना। जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर, उनके सरफेस पे सिलिका का सेल्स प्रेजेंट होता है। बेसिकली सिलिका सेल्स क्यों प्रेजेंट मिलेगा, ताकि उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाए, जो हमने डाई एटम्स में देखा था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा हो गया, इंटा अमीबा हो गया। इंटा अमीबा जो होता है वो एज अ पैरासाइट एक्ट करता है, ठीक है। इसको होस्ट बॉडी चाहिए होती है, कोई लिविंग होस्ट बॉडी चाहिए थी। और अमीबा जो होता है हमारा वो प्रीडेटर होता है, ठीक है, वो प्रे कैप्चर करता है खुद ही। अगर ये डायग्राम देख रहे हो तो ये डायग्राम है हमारा अमीबा का, जिसमें देखो ये फूड वैक्यूल्स है, ये इनका स्यूडोपोडिया है, ये तुम्हारा इक्टोप्लाज्म वगैरह हो गया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला होगा। इनकी हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। और कुछ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होंगे, वो एक्वेटिक होंगे। नाउ द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस, ठीक है। पैरासाइटिक फॉर्म्स जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है और वो डिजीजेस कॉज करता है, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा और लिस्मेनिया। लिस्मेनिया तो सबसे ज़्यादा ये इसके लिए डेंजरस होता है ये, क्योंकि ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। अभी देखो, अगर इसके डायग्राम को देखोगे तो देखो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, तो इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, गोल्गी बॉडीज और न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये यूकेरियोट्स है। अब बात करते हैं अगर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, तो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सीलिया। ये देखो, इसके ऊपर स्ट्रक्चर है, ये इनका सीलिया है, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइटिक होंगे, ठीक है। मतलब मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं हमें, ये इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग भी हो सकता है, ये पैरासाइटिक भी हो सकता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये फूड कैप्चरिंग इनके अंदर एजेंट्स का, तो इसके अंदर गलेट प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर आउटर क्रिस्टोम प्रेजेंट होता है, ओपनिंग फॉर फूड इंजेशन। फूड इंजेशन के लिए देखो, अगर यहाँ देखोगे तो ये देखो, ये इनका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इंजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इनको फूड डाइजेशन इन फूड वैक्यूल इन फ्री लिविंग फॉर्म्स, देखो पैरामीशियम जो होता है ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो फूड वैक्यूल्स देख रहे हो इनके अंदर इसका फूड डाइजेशन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम और ओपेलिनियन, ठीक है। ओपेलिनानिन और पैरामीशियम हो गया हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं स्पोरोजोम्स की, तो स्पोरोजोन्स का लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है, यानी कि ये लोकोमोशन नहीं कर सकता है। अगर इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करोगे तो दे ऑल आर पैरासाइट्स, ठीक है। मोस्टली इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये एज अ पैरासाइट, ठीक है। दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनके अंदर क्या होता है कि एक इनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करवाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, ठीक है। अगर ये प्लाज्मोडियम की डायग्राम देखोगे तो देखो इसके अंदर
प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, मतलब सेल वॉल के अलावा और बाकी सब कुछ प्रेजेंट है इनके अंदर। गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अभी मूविंग ऑन टू किंगडम फंगाई, ठीक है। नाउ द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैंने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी तो ही मैंने आपको बताया था कि जो बाकी के क्लासिफिकेशन आए थे उनके अकॉर्ड उनमें डिमेरिट्स क्यों आए थे, फंगाई को भी रख दिया था मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह के साथ, जबकि जो फंगाई है हमारा वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। तो इसी वजह से ये डिमेरिट्स आ रहे थे, क्योंकि फंगाई जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया था, ठीक है। तो जो फंगाई होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है अगर इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के बेसिस पे ही, ठीक है, यानी कि ये कहाँ रहते हैं उसके बेसिस पे और इनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसके बेसिस पे इनके अंदर काफी ज्यादा वेरिएशंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो फंगाई होता है हमारा वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, ठीक है। एंड मॉइस्चर अलाउज देम टू ग्रो ऑन, कॉस्मोपॉलिटन होता है और मॉइस्चर जहां मिलेगा ना वहां फंगस हो जाता है, ठीक है। देखे हो कभी भी, अगर देखो क्लोथ्स पे भी फंगस हो जाता है, अगर बारिश में थोड़े गीले कपड़े रह गए उसके ऊपर फंगस हो जाएगा, लकड़ी के ऊपर हो जाता है, अचार के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, हमारे खाने के ऊपर भी हो जाता है, ठीक है। नाउ कुछ जो फंगाई होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और वो क्या प्लांट्स और एनिमल्स या फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज के भी ऊपर देयर आर फंगीज हु लिव ऑन ह्यूमन बॉडीज आल्सो एज अ पैरासाइट, ओके। नाउ इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए फंगाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। नाउ फंगाई ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेगा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा। तो अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है तो वो सैप्रोफाइट से, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो वो क्या है हमारा, वो हमारा पैरासाइटिक फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि फंगाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, यानी कि वो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडीज क्या होती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ठीक है। उनकी बॉडी में एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, मतलब एक को हाइफी बोले और यही हाइफी का जो नेटवर्क है, जो चेन है, उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब इनका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो इनका सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो इनका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गई जनरल फीचर्स के बारे में। इसके बाद अब अगर फंगाई की क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, यानी कि वो कैसा खाना लेते हैं, फंगाई दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया हमारा सैप्रोफाइटिक और दूसरा हो गया पैरासाइटिक, ठीक है। अभी मैंने बताया क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेगा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो जो फंगाई डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन कर रहा है, जैसे कि ब्रेड पे जो फंगस हो रहा है या कोई पका हुआ फल है, सड़ा हुआ फल है, सब्जी है, या काऊ के डंग पे जो फंगस हो रहे हैं उनको हम लोग सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप होती है, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, ठीक है। जो दूसरा टाइप है फंगाई का वो है हमारा पैरासाइटिक फंगाई, ठीक है। तो दे ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जो पैरासाइटिक फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, वो प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बीइंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब बेसिकली समझो कि वो जिस होस्ट बॉडी पे प्रेजेंट है उस होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं, ठीक है। Now they obtain nutrition with the help of
हॉस्टोरिया, इनके अंदर ये जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं इनके अंदर एक हॉस्टोरिया प्रेजेंट होती है। बेसिकली उसी की हेल्प से ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगाई में, तो फंगाई में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, या तो वेजिटेटिव होगा, या एसेक्सुअल होगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, फ्रेगमेंट्स के थ्रू होगा, यानी कि ये यहाँ से फंगस ब्रेक कर गया और हर एक फिलामेंट एक नया फंगस का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। दूसरा होगा फिजन के थ्रू होगा, यानी कि बाइनरी फिजन होगा। और थर्ड मोड होगा बडिंग, यानी कि एक बड बन रहा है, फिर ये बड डिटैच हो जाएगा, न्यूक्लियस, मदर सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाएगा और एक अलग इंडिविजुअल डॉटर सेल बना देगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से भी हो सकती है और सेक्सुअल मेथड से भी हो सकती है, ठीक है। तो अब एसेक्सुअल मेथड से कैसे होगी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो या तो स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा या कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है वो सबसे कॉमन होता है, ठीक है। Sporangiospores are the asexual spores that are produced in an enclosed sac-like structure, ठीक है। एक ऐसा enclosed sac-like structure होता है जिसके अंदर की, जिसको कि स्पोरेंजियम, इस sac-like structure को हमने क्या बोला, स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होता है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। देखो ये है हमारा स्पोरेंजियोफोर, इसके एंड पे प्रेजेंट है स्पोरेंजियम, जिसके अंदर की स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स टेक्स प्लेस एंडोजेनसली। ऑब्वियसली एंडोजेनसली हो रहा है क्योंकि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये एंडोजेनसली इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है। या तो पहला टाइप हो गया हमारा जूस्पोर्स और दूसरा टाइप होता है हमारा एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। अब जो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो स्पोरेंजिया में फॉर्म करते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं उनको हम लोग जूस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में उनका फॉर्मेशन हो रहा है और उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, विच मीन्स कि ये मोटाइल है, तो उनको हम लोग जूस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इन दिस कंडीशन द स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज जूस्पोरेंजिया। इस कंडीशन में जो स्पोरेंजिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजिया बोलेंगे ना। दूसरा टाइप जो होता है हमारा वो ए प्लानोस्पोर्स होता है, ठीक है। तो जब स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, तब उसको हम लोग ए प्लानोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर फ्लैजिलेटेड और मोटाइल है तो उसको जूस्पोर बोलेंगे, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल है तो उसको हम लोग ए प्लानोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ हर एक कॉनिडियम जो होता है वो क्या करता है, एक फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है, बेसिकली जर्मिनेशन से, ठीक है। अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो ऊस्पोर से होगी या एस्कोस्पोर से होगी या बैसिडोस्पोर से होगी, ठीक है। ये बेसिकली एस्कोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज के स्पोर्स हैं, ठीक है। नाउ द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। इन जो स्पोर्स है इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पोर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। Now, the structure in which gametes are formed are called as gametangia. ठीक है, gametangia क्या हो गया, gametangia basically it is a structure जिसके अंदर basically हमारा gametes का formation होता है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, देखो अब इनके अंदर सेक्सुअल साइकिल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि गैमीट के फॉर्मेशन के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब इनका जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 स्टेप्स तुमको मिलेगा। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा उसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म्स है उनका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। या तो दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स का फ्यूजन होगा, उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। डजंट मैटर कि वो गैमीट्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, ठीक है, उससे डिपेंड नहीं करता है। दो मोटाइल गैमीट्स का भी प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर सकता है, या फिर दो नॉन मोटाइल गैमीट्स का भी अगर प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा। तो पहला स्टेज क्या होता है हमारा, पहले स्टेज में होती है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा है कि
मोटाइल या नॉन मोटाइल के गैमीट्स का जो प्रोटोप्लाज्म होगा उनका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होती है कि इनका जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा। पहले स्टेप में क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया तो उसको हम लोगों ने प्लाज्मोगैमी बोला। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि कैरियोगैमी होता है दूसरा स्टेप। उसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज कि मियोसिस होगा, ठीक है। यानी कि जाइगोट जो होगा वो मियोसिस करेगा, ब्रेकडाउन होगा और हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्म। देखो जो जाइगोट होता है हमारा वो 2n होता है, इसके अंदर मियोसिस हुई यानी ब्रेकडाउन हुआ और क्या करेगा ये हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब अगर क्लासिफिकेशन करें इनकी, तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? इनकी क्लासिफिकेशन अगर फंगाई की करें तो उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और उनकी फ्रूटनिंग बॉडीज कैसे होती है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई करेंगे तो फंगी को कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग क्लासेस में, तो उनका माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है, उनका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है और उनकी फ्रूटनिंग बॉडीज कैसी है उसके बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर क्लासिफाई करेंगे फंगी को तो कितने टाइप्स के फंगी आते हैं? हमारे 4 टाइप्स के फंगी होते हैं। पहला हो गया हमारा फाइकोमाइसिटीज, दूसरा हो गया तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के फंगी होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स के फंगाई कौन कौन से हो गए हमारे? पहला हो गया हमारा फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन इज योर बेसिडोमाइसिटीज, फोर्थ वन इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब इनको वन बाय वन हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज हमें एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं और डिकेइंग वुड में मिलेंगे, मोस्ट इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो देखो मोस्टली फाइकोमाइसिटीज हमें कहाँ मिल रहा है? एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिल रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? वो हमें मिलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में, या फिर कहाँ मिलेंगे? जो सड़ी हुई लकड़ी है यानी कि जो लकड़ी मॉइस्ट हो रही है, भीगी सी है, सड़ रही है, या जितना भी ये ऐसे मॉइस्ट डैम्प एरियाज होगा वहां मिलेंगे, या फिर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट मिलेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब है कि 100% पैरासाइटिक होंगे या फिर प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। यानी कि इनका जो माइसीलियम होता है वो कोइनोसाइटिक होता है और एसेप्टेट होता है, यानी कि उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती है उसकी माइसीलियम के अंदर, ठीक है। बट न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टीपल्स में होता है, ठीक है। अब इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? तो बाय जू स्पोर्स होगी, यानी कि मोटाइल स्पोर्स के थ्रू भी होगी, या ए प्लानोस्पोर्स यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स। आई टोल्ड यू ना, जू स्पोर्स कौन से स्पोर्स होते हैं? जो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ए प्लानोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स जो होते हैं वो इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, यानी कि ये इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कि हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। और जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। अब जाइगोस्पोर्स कैसे बनेगा? 2 गैमीट्स फ्यूज कर जाएंगे तो उसको हम लोग जाइगोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। नाउ दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि आइसोगैमस भी हो सकता है, यानी कि इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, इनकी साइज सेम हो सकती है, या ये डिसिमिलर हो सकता है, यानी कि एनाइसोगैमस या ऊगैमस भी हो सकता है। एनाइसोगैमस हो गया मतलब कि डिफरेंट है, और ऊगैमस मतलब क्या हो गया? एक बड़ा मेल फीमेल गैमीट जो कि नॉन मोटाइल है और एक छोटा मेल गैमीट जो कि मोटाइल है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया। राइजोपस को हम लोग ब्रेड माउल्ट बोलते हैं। जो ब्रेड्स के ऊपर जो फंगी मिलती है वो कौन सी फंगी है? वो हमारी राइजोपस है, ठीक है। या फिर एल्ब्यूगो हो गया जो कि पैरासाइटिक फंगी है, जो कि मस्टर्ड प्लांट्स में देखने को मिलती है। देखो अभी पिक्चर दिखा रही हूँ मैं।
ये देखो ये राइजोपस है, जो पहला डायग्राम देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस है। ये हमें कहाँ मिलता है, ये जो ब्रेड्स पे जो स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये वो फंगी है, ठीक है। देखो ये इनका स्पोरेंजियम है, देख रहे हो, ये स्पोरेंजियम के अंदर जो मरून मरून कलर का, जो ये मरून मरून कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हमारा स्पोर्स है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, ये देखो ये इसके अंदर हाइफी प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। ये देखो अब क्या हो गया कि ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर के देखो टिप पे स्पोरेंजियम मिल रहा है और इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्पोरेंजियम ब्रेक करके देखो स्पोर्स इसके अंदर से बाहर निकल रहा है। तो ये बेसिकली राइजोपस का स्ट्रक्चर है। और जो दूसरा देख रहे हो ये एल्ब्यूगो है, ठीक है। ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रही है ये पैरासाइटिक फंगी है, जो कि हमें मस्टर्ड प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट फाइकोमाइसिटीज। बात करते हैं अब एस्कोमाइसिटीज की। तो इनको हम लोग सैक फंगी बोलते हैं। क्यों सैक फंगी बोलते हैं, क्योंकि इनका सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक का मतलब समझ रहे हो, जो बोरा होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। Now, ascomycetes are commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular. जो ascomycetes होते हैं वो mainly multicellular होते हैं। Phycomycetes भी हमारा multicellular ही था, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका पेनिसिलियम। रेयरली फाइकोमाइसिटीज यूनिसेलर होगा, एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है हमारा, ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस। जो सैक्रोमाइसिस होता है वो यूनिसेलर होता है हमारा, ठीक है। नाउ जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, या तो पैरासाइटिक होंगे या कॉप्रोफाइलस होंगे, यानी कि काउ के डंग पे फीड करेंगे। सैप्रोफाइटिक हो गया यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। डिकम्पोजर्स हो गया तो डिकम्पोज कर रहा है सॉइल्स को। पैरासाइटिक फॉर्म यानी कि होस्ट बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। और कॉप्रोफाइलस मतलब कि काउ के डंग्स पे, जो काउ का डंग है या फिर किसी एनिमल का डंग है, ह्यूमन बींग्स का डंग है, उसके ऊपर फीड करके अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। अब इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है, यानी कि उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होगी और ब्रांचिंग होगी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ईस्ट, जो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए उसका जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट होता है और अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। बाकी ईस्ट के अलावा जितने भी एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अब इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम्स है तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज का। ये देखो ये एस्पेरगिलस फ्लावस है, ये पेनिसिलियम नोटाटम है। पेनिसिलिन तो सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मेडिसिनल पर्पस बहुत ज्यादा है पेनिसिलिन का, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की, यानी कि क्लब फंगी, ठीक है। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। ये तीन नाम याद रखना, मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स के, ठीक है। ये ईडेबल फंगीज होते हैं। सबसे पहली बात की क्लब फंगाई जो होते हैं वो ईडेबल फंगाई होते हैं, ठीक है ना। दीज आर मोस्ट एडवांस्ड फंगाई, ये सबसे एडवांस्ड फंगी होते हैं और बेस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं वुड के। वुड को बहुत अच्छा डिकम्पोज करते हैं ये, ठीक है। नाउ इनकी जो फ्रूटनिंग बॉडीज होती है वो काफी बड़ी होती है और विजिबल होती है, जैसे कि मशरूम की, पफ बॉल्स की और टॉन्टस्टूल्स की। मशरूम तो देखे होगे ना, मशरूम का ये जो बड़ा सा वाइट स्ट्रक्चर दिखता है ना, ऐसा यही इनकी फ्रूटनिंग बॉडी है, ठीक है। अब बैसिडोमाइसिटीज कहाँ कहाँ ग्रो करेंगे, तो ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लकड़ी पे, या पेड़ का जो शाखा होता है, ट्री के स्टम्प्स होते हैं उस पे ग्रो करेंगे, या फिर ये लिविंग प्लांट बॉडीज पे एज अ पैरासाइट भी ग्रो करते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट्स हो गए। ये जो दो फंगी हैं ये एज अ पैरासाइट प्लांट बॉडीज पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब सिंस दैट के ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसका जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, ठीक है। और इनके अंदर सेप्टा जो होता है वो डॉलीपोर होता है, एक्सेप्ट इन रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट्स हमारे पैरासाइटिक फंगी है, इसलिए उनके अंदर जो उनका सेप्टा होता है वो डॉलीपोर नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी ये मशरूम्स, ब्रैकेट्स, फंगी और पफबॉल्स है उनके अंदर डॉलीपोज होता है, ठीक है।
अभी देखो ये एग्जांपल देखो, ये पहला है एगैरिकस, ये तुम्हारा मशरूम है, ये देखो इसकी फ्रूटनिंग बॉडीज विजिबल है ना। फिर देखो ये इसका फ्रूटनिंग बॉडी है, ये भी विजिबल है। ये तुम्हारा हो गया ब्रैकेट फंगी, ये देखो ये वुड पे ग्रो कर रहा है। ये देखो ये हमारा पफ बॉल है, देखो इसका भी फ्रूटनिंग बॉडीज देख लो कितना लार्ज और विजिबल है नेकेड आई से। तो ये है हमारी बेसिकली क्लब फंगीज। अब चौथे टाइप की फंगी की बात करें तो वो है हमारा ड्यूटरोमाइस्टेटीज, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टी। देखो सबका कॉमन नाम याद रखना, ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंगी इम्परफेक्टी बोलते हैं, बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंगी बोल रहे थे, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी बोल रहे थे। तो ये इनके कॉमन नाम से जो हमें याद रखने जरूरी है, ठीक है। अब these fungi are commonly known as fungi imperfecti because the sexual stage is either absent or not reported। क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल स्टेज होती है या तो वो एब्सेंट होगी या अभी तक अगर प्रेजेंट भी होगी तो अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं, ठीक है ना। दीज आर एक्चुअली सैक फंगी, ठीक है, ये बेसिकली सैक फंगी होते हैं। लेकिन सैक फंगी के अंदर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, बट दीज आर द सैक फंगीज दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। अब इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, यानी कि उनके माइसीलियम के अंदर भी सेप्टा प्रेजेंट होती है और ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल स्पोर्स भी जू स्पोर्स और प्लानोस्पोर्स से नहीं होता है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है, जो कि बेसिकली कोनिडियो फोर्स में बनता है, ठीक है। कोनिडियो फोर्स है उसके अंदर इनका कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ इनके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लार्ज कम्युनिटी है वो डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर होती है, ठीक है। यानी कि जो सुसु पॉटी होती है उसको डीकम्पोज करना इनका मेनली काम है, ठीक है। लेकिन कुछ ही फंगी होते हैं जो कि सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होंगे, वरना एक लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डीकम्पोजर्स ऑफ लीटर। और ये क्या करते हैं, ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है, अल्टरनेरिया हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज के, ठीक है। अब अगर ये पिक्चर देखोगे तो ये तुम्हारा बेसिकली पिक्चर है ट्राइकोडर्मा का, ठीक है, जो कि बेसिकली एक तुम्हारा लीटर्स पे फीड करता है और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो this was all about your biological classification and this was all about your fungi and protista, okay। तो आज की क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यही तक था, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कल से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। दीपिका एनी डाउट? दीपिका एनी डाउट इन एनी टॉपिक? Okay, Deepika, it's okay. Deepika, just join yesterday's class on time, tomorrow's class on time, because tomorrow I'll be starting with the morphology of flowering plants, और वो मैंने पहले आप लोग को नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।